डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है HIV। HIV क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम HIV का जो जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल कंपोजिशन है, उसको समझते हैं कि HIV में हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल HIV क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंड RNA है हमारे पास। इसके बाद इसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, प्रोटीएज है और इंटीग्रेज है। हर एक एंजाइम का हम स्टेप बाय स्टेप हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि एक इस एंजाइम का क्या फंक्शन है, क्या रोल है हमारे पास। इसके बाद जब हम इसके ग्लाइकोप्रोटीन पे आते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो कि HIV के सरफेस पे पाया जाता है, ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन 41 है। और ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन 120 है। इस ग्लाइकोप्रोटीन का भी स्पेसिफिक फंक्शन है, ग्लाइकोप्रोटीन 41 का भी स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है जी। अब HIV की डिस्क्रिप्शन पे आते हैं तो HIV सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरसेस है और ये जिस ग्रुप से बिलोंग करता है वो क्या है? वो हमारे पास रेट्रोवायरसेस है। इसके साथ साथ रेट्रोवायरसेस में हमारे पास और भी है। ठीक है। और इसका जो कैप्सिड है वो क्या है? प्रोटेक्टिव कवर को हम, इसका जो प्रोटेक्टिव कवर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैप्सिड कहते हैं, जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब जब हम HIV पे आते हैं तो HIV कौन सी इम्यूनिटी को इफेक्ट कर रही है? HIV हमारे पास सेलुलर इम्यूनिटी पे इफेक्ट शो कर रही है। सेलुलर इम्यूनिटी में अगर हम CD4 सेल्स की बात कर ले तो ये CD4 सेल को क्या कर रही है? टारगेट कर रही है। अब जब CD4 सेल टारगेट होगी सेलुलर इम्यूनिटी में तो इस CD4 का जो काउंट है वो क्या होगा? वो हमारे पास डिक्रीज होगा। नॉर्मल अगर हम देखें CD4 और CD8 की कंपैरिजन अगर हम कर ले नॉर्मली, तो CD4 का जो नॉर्मल लेवल है वो हमारे पास 800 से 1600 तक है और CD8 का हमारे पास 400 से 800 तक है। अगर हम इसका रेशो ले ले तो रेशो के साथ ये 2:1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 हमारे पास CD4 सेल्स है और 1 हमारे पास क्या है? CD8 है, जो कि नॉर्मली पाया जाता है। लेकिन HIV केस में जब हम देख ले तो HIV केस में ये रेशो हमारे पास क्या होगा? ये रेशो हमारे पास 1:1 होगा। और एड्स में क्या होगा? एड्स में हमारे पास 1:2 होगा। आप एक आप एक क्वेश्चन को याद रखें कि HIV और एड्स में बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि HIV और एड्स एक ही चीज़ है। नहीं जी, HIV और एड्स बिल्कुल एक चीज़ नहीं है। एड्स हमारे पास क्या है? एड्स हमारे पास ये एंड स्टेज है। क्या है जी? एंड स्टेज ऑफ HIV है। इसको हम 4 स्टेज ऑफ HIV भी कहते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि HIV हमारे पास जब एड्स स्टेज पे चला जाता है तो वो कौन सा स्टेज होता है और एड्स में हमारे पास क्या होता है। ठीक है जी। अगर हम इसकी सिंपल एब्रीविएशन कर ले तो ये क्या है? हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। ठीक है जी। अब एड्स में क्या होगा? एड्स हमारे पास एंड स्टेज ऑफ HIV है। ठीक है। हम इसके बाद 4 स्टेज पढ़ेंगे। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। वो स्टेज 4 क्या है हमारे पास? वो है एड्स। अब एड्स को हम क्या कहते हैं? एड्स को हम कहते हैं कि ये अनट्रीटेड HIV है। अगर HIV को आप प्रॉपरली ट्रीट ना करें तो ये किस तरफ जाएगी? ये एड्स की तरफ जाएगी। इसके साथ साथ CD4 का काउंट अगर आपके पास लेस देन 200 है तो ये क्या है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हमारे पास एड्स को इंडिकेट कर रहा है। 4 स्टेज ऑफ HIV हम किसको कहते हैं? 4 स्टेज ऑफ HIV हम एड्स को कह रहे हैं। ठीक है जी। अगर हम रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर ले कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन में जो लोग रिस्क पे हैं और जो लोग रिस्क पे नहीं है तो वो कौन कौन से कंडीशन है? जो रिस्क पे है वो हमारे पास क्या है? सेमन है, स्पर्म है, ओवन है, एमनियाटिक फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, पेरिटोनियल फ्लूइड है। बॉडी के हमारे पास जितने भी फ्लूइड है उन फ्लूइड से क्या हो सकता है? उन फ्लूइड से HIV की जो ट्रांसमिशन है वो हो सकती है। ये आप याद रखें। अब कौन लोग रिस्क पे नहीं है? वो लोग रिस्क पे नहीं है अगर उनको थ्रू सलाइवा ये HIV ट्रांसमिट हो रहा है, या फिकल है, या यूरिन है, हैंड शेकिंग है, या ईट टुगेदर है। ठीक है जी। तो ये तमाम कंडीशन क्या है? इन कंडीशंस में HIV का ट्रांसमिट होना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। ठीक है जी। तो ये लोग हमारे पास रिस्क में हैं। रिस्क का मतलब यहाँ पे ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन रूट से हो रहा है। ठीक है जी। अब अगर हम कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन HIV पे आ जाए कि HIV के जो मोस्टली अकरिंग रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो हमारे पास कौन कौन से हैं? ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास जो कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन है HIV के, उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन।
फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है और वो इन्फेक्टेड है HIV के साथ और उसके साथ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया जाए तो उसमें जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन की जो ट्रांसमिशन का जो परसेंटेज है वो हमारे पास क्या है, वो 87 है। ठीक है जी। दूसरा जो मोस्टली कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV है वो कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। आप याद रखें कि जितने भी HIV के रूट ऑफ ट्रांसमिशन है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, वो कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से HIV का ट्रांसमिट होना है, जिसका परसेंटेज अगर हम देख लें तो वो 95 से 100% है। ठीक है जी। इसके साथ साथ कंटेमिनेटेड IV नीडल है, उसके ज़रिए भी HIV ट्रांसमिट होता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन अगर हम बात कर ले तो वर्टिकल ट्रांसमिशन HIV का वो ट्रांसमिशन है कि जिसमें मदर से थ्रू ब्रीस्ट फीडिंग या ड्यूरिंग लेबर डे, ड्यूरिंग डिलीवरी अगर बेबी को क्या हो जाए, HIV ट्रांसमिट हो जाए, तो वो हमारे पास क्या है, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ HIV ट्रांसमिशन है और इसका परसेंटेज भी हमारे पास 25 to 30% है। ठीक है जी। अब अगर हम साइन एंड सिम्टम पे आ जाए तो साइन एंड सिम्टम पे HIV को हमने डिवाइड किया है। किस चीज़ में हमने डिवाइड किया है, हमने इसको स्टेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है जी। जिसमें हमारे पास स्टेज 1 आ रहा है, स्टेज 2 आ रहा है, ठीक है जी, स्टेज 3 आ रहा है और इसके साथ साथ स्टेज 4 आ रहा है। हर एक स्टेज पे क्या होगा, हर एक स्टेज पे पेशेंट को मुख्तलिफ और वेरियस साइन एंड सिम्टम होंगे। हम इस एक एक स्टेज को बारी बारी अब पढ़ते हैं और समझते हैं। अगर हम HIV के साइन एंड सिम्टम्स पे बात कर ले, जैसा कि हमने कहा कि इसमें हमारे पास 4 स्टेजेस है। स्टेज 1 की अगर हम बात कर ले तो स्टेज 1 में हमारे पास क्या होगा, कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होगा, एसिम्टोमेटिक होगा। इसके साथ साथ पेशेंट को क्या होगा, लिम्फेडेनोपैथी होगा। अगर स्टेज 2 की बात कर ले तो स्टेज 2 में हमारे पास रिकरेंट URTI होगा, जिसको हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेशेंट को क्या होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा जो कि बार बार होगा, रिकरेंट होगा। इसके साथ साथ फीवर होगा, फंगल और नेल इन्फेक्शन होंगे। ठीक है। और इसमें जो वेट लॉस है वो मोस्टली लेस देन 10% होगा अगर स्टेज 2 की हम बात कर ले। अब स्टेज 3 पे जब आते हैं तो स्टेज 3 में जो पेशेंट का वेट है वो 10% से ज़्यादा लॉस होगा। इसके साथ साथ पेशेंट को डायरिया होगा, 1 मंथ से ज़्यादा इसको क्या होगा, डायरिया होगा। तो इस पेशेंट को कौन सा स्टेज है HIV का, इसका जो स्टेज 3 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके साथ साथ इसको पल्मोनरी TB होगा और पल्मोनरी TB क्या है, ये हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, वीक हो, तो वो इन्फेक्शन क्या है, वो इन्फेक्शन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उस कंडीशन में हो रहा है जब इम्यून सिस्टम हमारे क्या हो, वीक हो। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है। ठीक है जी। अब हम इसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस क्यों कहते हैं, HIV को ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस इसलिए कहा जाता है कि ये सेलुलर इम्यूनिटी पे क्या कर रहा है, सेलुलर इम्यूनिटी को इफेक्ट कर रहा है। और सेलुलर इम्यूनिटी में किसको इफेक्ट कर रहा है, CD4 सेल को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए इसमें जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो क्या होगा, कमज़ोर होगा। जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब अगर हम स्टेज 4 की बात कर ले, जैसा कि हमने स्टेज 4 को कहा कि स्टेज 4 हमारे पास एड्स है। बाज़ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एड्स और HIV सेम चीज़ है, लेकिन ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। हम स्टेज 4 की अगर बात कर ले तो ये कौन सा कंडीशन है, ये हमारे पास एड्स की कंडीशन में आ रहा है, जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। स्टेज 4 में जो मोस्टली अकरिंग डिजीज़ है, जो इन्फेक्शन है, वो क्या है, वो हमारे पास PCP है। PCP हम किसको कहते हैं, PCP हमारे पास निमोसिस्टिक कार्नी नमूनिया है और ये मोस्टली अकरिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है स्टेज 4 के HIV में। ठीक है जी। ये क्या है, मोस्टली अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है इन द वर्ल्ड। दुनिया की सतह पे अगर हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को देख ले जो कि स्टेज 4 के HIV में हो रहा है, वो है हमारे पास PCP। अब ये इन्फेक्शन कौन सी यीस्ट की वजह से
काज हो रहा है। तो ये हमारे पास एक टाइप ऑफ यीस्ट है जिसको हम कहते हैं निमोसिस्टिस जिरोवेसी, जो कि पीसीपी को काज कर रहा है। ठीक है जी। इसके साथ साथ स्टेज 4 के एचआईवी में पेशेंट को क्या होगा, कापूसी सार्कोमा होगा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगी, हेस्टोप्लाज्मोसिस होगी। इसके साथ साथ ओरल इन्फेक्शन पेशेंट को आएंगे। ठीक है जी। और पीसीपी की अगर हम बात कर ले तो ये क्या होगा, ये सिवियर रिपीटेड है, ये बार बार आ रहा है एचआईवी के पेशेंट को अगर ये स्टेज 4 के कंडीशन में मौजूद है। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात कर ले तो पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या डिस्कस करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास प्रोटीएज है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और जो इंटीग्रेज है, पैथोफिजियोलॉजी में ये क्या रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम स्पेसिफिक GP 120 की बात कर ले और GP 41 की बात कर ले तो इसका भी पैथोफिजियोलॉजी में एक खास रोल है, एक खास फंक्शन प्ले कर रहा है। पैथोफिजियोलॉजी पे आते हैं तो आप लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी को समझना है कि पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो रहा है, और पैथोफिजियोलॉजी में GP 120 का, GP 41 का, प्रोटीएज का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का और इंटीग्रेज का हमारे पास यहाँ पे क्या फंक्शन है। कंसिडर कर ले कि एचआईवी हमारे पास बॉडी में एंटर हुआ है। ठीक है जी। अब एचआईवी जैसा कि हमने पढ़ा कि सेलुलर इम्यूनिटी में ये किसको टारगेट करेगा, ये CD4 को टारगेट करेगा। अब CD4 के साथ अगर ये बाइंड होगा तो ये किसकी मदद से बाइंड होगा, ये रिसेप्टर्स की मदद से बाइंड होगा। कौन सी रिसेप्टर है हमारे पास, रिसेप्टर हमारे पास CRC5 है और CR4 है। ठीक है जी। ये दो रिसेप्टर हमारे पास क्या है, CRC5 है और CRX4 है। ये दो रिसेप्टर की मदद से HIV CD4 के साथ बाइंड होगा। अब जब ये इसके साथ बाइंड हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो GP41 है वो क्या होगा, इसकी 1 GP 120 की मदद से जब ये बाइंड हो गया तो यहाँ पे GP41 की क्या होगी, अनफोल्डिंग होगी। अब जब इसकी अनफोल्डिंग हो गई, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास GP41 जो है वो फोल्डेड फॉर्म में है। लेकिन जब ये इस रिसेप्टर की मदद से CD4 के साथ बाइंड हो गया तो यहाँ पे GP41 क्या होगा, अनफोल्डेड होगा। जब ये यहाँ पे अनफोल्ड हो गया तो यहाँ पे इसकी अनफोल्डिंग से क्या होगी, यहाँ पे पेनिट्रेशन होगी। क्या होगी जी, पेनिट्रेशन होगी टू द CD4 सेल्स। GP41 जब अनफोल्ड हो गया तो CD4 के साथ इसकी पेनिट्रेशन हो गई। HIV किस में इंटीग्रेट हो गया, किस में पेनिट्रेट हो गया, CD4 सेल में पेनिट्रेट हो गया। अब यहाँ पे इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन क्या है, अगर हम यहाँ पे आफ्टर द पेनिट्रेशन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात कर ले तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, डबल स्ट्रैंड वायरस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है जी। इस सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस को इसने क्या किया, डबल स्ट्रैंड वायरस में कन्वर्ट कर दिया। अब जब डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे इंटीग्रेस का फंक्शन क्या है, इंटीग्रेस का फंक्शन यहाँ पे ये है कि इस डबल स्ट्रैंड को किसके साथ अटैच करेगा, न्यूक्लियस के साथ अटैच करेगा। ठीक है जी। ये हमारे पास चेन है तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंड है क्या है जी, डबल स्ट्रैंड, इसको किसने कन्वर्ट किया, इसको हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने कन्वर्ट किया। जो कि सिंगल स्ट्रैंड था उसको डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया और इसकी जो बाइंडिंग है वो कौन से एंजाइम ने की, वो इंटीग्रेज ने की। कौन से एंजाइम ने की, इंटीग्रेज, जो कि HIV में पाया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम प्रोटीएज की बात कर ले तो प्रोटीएज का फंक्शन यहाँ पे ये है कि प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीएज इस चेन को ब्रेक करता है। क्या करता है, इस चेन को हमारे पास ब्रेक करता है। जब ये चेन ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे डिवीजन होगी, यहाँ पे स्मॉल पीसीज ऑफ वायरसेस की क्या होगी, असेंबलिंग होगी। तो यहाँ पे स्मॉल पीसीज ऑफ वायरसेस बनेंगे। क्या बनेंगे, स्मॉल पीसीज ऑफ वायरस बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, बॉडी में जब स्मॉल वायरसेस की असेंबलिंग होगी तो वायरस का जो काउंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा बॉडी में। ठीक है जी।
अब जब हम इसकी डायग्नोसिस पे आते हैं, किस चीज़ पे आते हैं? डायग्नोसिस पे। अब हम इसकी डायग्नोसिस को समझते हैं कि HIV का डायग्नोसिस हमारे पास क्या है। तो HIV का जो डायग्नोसिस है वो हमारे पास ये है कि HIV में हम डिस्कस करते हैं कि आया ये कौन से स्टेज में है, और HIV की जो डायग्नोसिस है वो हम किस बेस पे करते हैं। तो आप याद रख ले कि HIV अगर डायग्नोसिस पे हम आ जाए तो हम ये दो कंडीशन पे हम करते हैं। एक को हम कहते हैं एंटीबॉडी बेस। क्या कहते हैं जी? एंटीबॉडी बेस्ड डायग्नोसिस। दूसरी डायग्नोसिस जो हम करते हैं वो एंटीजन बेस करते हैं। क्या जी? एंटीजन बेस। अब एंटीबॉडी बेस और एंटीजन बेस्ड डायग्नोसिस जो HIV की हो रही है, ये क्यों हो रही है? फॉर एग्जांपल अगर हम 18 मंथ्स की बात कर ले कि जो 18 मंथ्स का पेशेंट है उसमें हम क्या करेंगे, और जो 18 मंथ से ज़्यादा है उस पे हम क्या करेंगे। ठीक है जी। जो 18 मंथ से ज़्यादा हो और जो 18 मंथ से कम हो, तो इस बेस पे अगर हम डायग्नोसिस की बात कर ले तो यहाँ पे जो 18 मंथ से ज़्यादा हो उसमें हम एंटीबॉडीज़ बेस्ड डायग्नोसिस करते हैं। क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ बेस्ड। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि यहाँ पे एंटीबॉडी बेस क्यों हो रहा है और एंटीजन बेस क्यों हो रहा है। यहाँ पे जब 18 मंथ से कम हो तो एंटीजन बेस इसलिए करते हैं कि यहाँ पे हमने वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात की है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन में यहाँ पे एंटीबॉडीज़ होगी। तो एंटीबॉडीज़ की डायग्नोसिस बेस पे अगर हम यहाँ कर ले तो ऑलवेज हमारे पास पॉजिटिव आएगा। इसलिए हम जब 18 मंथ से कम हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम एंटीजन बेस्ड डायग्नोसिस करते हैं, और 18 मंथ से ज़्यादा हो या एडल्ट हो तो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बेस करते हैं। अब एंटीबॉडीज़ बेस्ड डायग्नोसिस में हमारे पास कौन कौन से टेस्ट आते हैं, आप इसको याद रखें कि इसमें हमारे पास VDRL आता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ हमारे पास एलाइजा आता है। एलाइजा क्या है? एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एंटीबॉडीज़ बेस्ड टेस्ट है, एंटीबॉडीज़ बेस्ड डायग्नोसिस है जब हम HIV को डायग्नोज करते हैं। अब इसके लिए जो मोस्टली कंफर्मेटिव टेस्ट है वो क्या है? वो है हमारे पास वेस्टर्न ब्लॉट। कौन सा है जी? वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट वो कंफर्मेटरी टेस्ट है जो कंफर्म करता है कि HIV हमारे पास क्या है, HIV हमारे पास प्रेजेंट है। अब अगर एंटीजन बेस की बात कर ले तो एंटीजन बेस पे जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो क्या है हमारे पास? वो है P24 एंटीजन। क्या है जी? P24 एंटीजन। P24 एंटीजन कंफर्मेटरी टेस्ट है। 24 एंटीजन को हम डिटेक्ट करते हैं कि 24 एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये कंफर्मेशन है कि इस चीज़ की, HIV की। कौन से कंडीशन में? जब हमारे पास एज 18 मंथ से क्या हो, कम हो। ठीक है जी। अब जब ट्रीटमेंट पे आते हैं, HIV के ट्रीटमेंट पे अगर हम आ जाए तो HIV का ट्रीटमेंट क्या होगा, जैसा कि हमने पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस किया कि जो HIV का पैथोफिजियोलॉजी है उसमें जो इंटीग्रेस का रोल है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का रोल है, प्रोटीएस का रोल है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट पे आप खुद समझिए कि यहाँ पे ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, हम इनहिबिटर देंगे। जो पैथोफिजियोलॉजी में हो रहा है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने इनहिबिट करना है। तो पैथोफिजियोलॉजी में हमने इनहिबिशन किस चीज़ की करनी है, हमने GP120 इनहिबिटर देना है, हमने GP41 इनहिबिटर देना है, हमने प्रोटीएज इनहिबिटर देना है, हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर देना है, इसके साथ साथ हमने इंटीग्रेज इनहिबिटर देना है। जब हम ये इनहिबिटर देंगे तो HIV की ट्रीटमेंट क्या होगी, वो हमारे पास पॉसिबल होगी। ठीक है जी। अब अगर हम बात कर ले कि एक पर्सन है और उसको नीडल स्टिक हुआ है, नीडल स्टिक इंजरी उसको हो गया, और वो नीडल स्टिक इंजरी किसका है, वो HIV इन्फेक्टेड पर्सन का है। तो आप लोग मुझे बता दें, आप लोग मुझे कमेंट में बता दें कि नीडल स्टिक इंजरी में यहाँ पे हम प्रोटीएज इनहिबिटर देंगे, इंटीग्रेज इनहिबिटर देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज देंगे, GP120 इनहिबिटर देंगे या 41 इनहिबिटर देंगे। आप लोग मुझे कमेंट में कह दे, आप मुझे कमेंट कर ले कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा इनहिबिटर होगा। ठीक है जी। अब इस तरह के जो आप इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपको देखने के लिए इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। शुक्रिया।